प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है जनसंचार माध्यम। तो आज हम जनसंचार के विषय में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो जनसंचार क्या है? सबसे पहले संचार क्या है? तो संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। अब संचार से यहाँ तात्पर्य यह है कि संचार यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान को ही संचार कहा जाता है। तो संचार वह है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में सूचनाओं और विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो उसे ये इसी संचार प्रक्रिया कहा जाता है। अब संचार में कई तत्व शामिल हैं। तो संचार में जिसमें मौखिक, अमौखिक संचार के अलावा अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, समूह संचार और जनसंचार है। तो संचार कई मामलों में संचार के रूप अलग अलग हैं और जनसंचार सूचना देने, शिक्षा और मनोरंजन के अलावा एजेंडा तय करने का भी काम करता है। तो भारत में जनसंचार के विभिन्न कई माध्यम हैं और उन सब का भी प्रभाव बढ़ता जा रहा है और जनसंचार माध्यमों का लोगों पर सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही प्रभाव पड़ता है। तो संचार जो है जिसकी उत्पत्ति चर धातु से हुई है और जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। अब संचार के विभिन्न तत्व हैं। संचार के विभिन्न तत्व इस प्रकार हैं कि संचार एक प्रक्रिया है और जिसमें कई तत्व शामिल हैं। इसमें प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है स्रोत या संचारक। अब स्रोत या संचारक है कि जिसमें संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है और संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाना चाहता है। इसी को संचार प्रक्रिया कहते हैं। फिर दूसरा है कूटीकृत या एनकोडिंग। तो यह कूटीकृत या एनकोडिंग यह संचार प्रक्रिया का दूसरा चरण है और सफल संचार के लिए यह एकदम बहुत ज़रूरी है। कि कूटीकृत का तात्पर्य यह है कि भाषा के कोड द्वारा संदेश भेजना। तो भाषा के कोड द्वारा जब संदेश भेजा जाता है तो उसी को कूटीकृत कहते हैं। फिर तीसरा तत्व है संदेश। अब संचार प्रक्रिया में संदेश का बहुत अधिक महत्व है। किसी भी संचारक का सबसे प्रमुख उद्देश्य अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है, यानी जिसके पास संदेश पहुंचना है तो उसी अर्थ में उस तक पहुंचाना है। इसलिए सफल संचार के लिए जरूरी है कि संचारक अपने संदेश को लेकर खुद पूरी तरह से स्पष्ट हो और संदेश जितना स्पष्ट होगा और जितना सीधा होगा, संदेश के प्राप्तकर्ता को उतनी ही आसानी से समझ में आएगा। फिर अगला तत्व है माध्यम। कि संदेश को जिस माध्यम अर्थात चैनल के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है वह भी सबसे महत्वपूर्ण है। तो जिस माध्यम से संदेश को पहुंचाया जाता है यह भी एक संचार का विशेष तत्व है। फिर प्राप्तकर्ता या रिसीवर। तो प्राप्तकर्ता या रिसीवर वह है, यह प्राप्त संदेश का कूटवाचन करता है, यानी उसकी डिकोडिंग करता है। अब डिकोडिंग का अर्थ है कि प्राप्त संदेश में जो अर्थ छिपा हुआ है उस अर्थ को समझने का प्रयास करता है। फिर अगला है फीडबैक। अब संचार प्रक्रिया में जो प्राप्त करता है, यानी संचार को जो प्राप्त करने वाला है, जो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, उस प्रतिक्रिया को फीडबैक कहते हैं। और संचार की प्रक्रिया की सफलता में फीडबैक की अहम भूमिका होती है और फीडबैक से ही पता चलता है कि संचार प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा तो नहीं आ रही है। तो यह है फीडबैक। फिर अगला तत्व है शोर। अब शोर वह है कि संचार प्रक्रिया में कई बाधाएं भी आती हैं और इन्हीं बाधाओं को ही शोर कहते हैं। तो संचार प्रक्रिया में जो बाधाएं आती हैं उन बाधाओं को शोर कहा जाता है। संचार की प्रक्रिया को शोर से बहुत बाधा पहुंचती है
और यह शोर कई तरह का हो सकता है, जैसे मानसिक से लेकर तकनीकी, भौतिक, कई प्रकार से शोर होते हैं जो संचार प्रक्रिया में बाधा पहुंचाते हैं। तो इस तरह संचार के 7 तत्व हैं। पहला है स्रोत या संचारक, फिर कूटीकृत या एनकोडिंग, संदेश, फिर है माध्यम, फिर प्राप्तकर्ता, फीडबैक, शोर। फिर संचार के कई प्रकार हैं जो आपस में काफ़ी मिले जुले हैं। इन्हें अलग करके देखना बहुत कठिन होता है और इसके निम्नलिखित रूप इस प्रकार हैं कि संचार के पहला है सांकेतिक संचार, फिर है अंतःवैयक्तिक संचार, समूह संचार, जन संचार। तो ये संचार के 4 प्रकार हैं, 4 मुख्य प्रकार हैं। तो संचार के 4 मुख्य प्रकार हैं सांकेतिक संचार, अंतःवैयक्तिक संचार, समूह संचार तथा जन संचार। तो अब जन संचार के महत्वपूर्ण कार्य हैं, कई महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो जन संचार के कई महत्वपूर्ण कार्य हैं, उसी तरह जन संचार माध्यमों के भी कई कार्य हैं। अभी इस जनसंचार के प्रमुख कार्य, माध्यम के प्रमुख कार्य हैं कि जैसे सूचना देना, लोगों को सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना तथा निगरानी करना, सरकार के कामकाज पर, संस्थाओं पर के कामकाज पर निगरानी करना, विचार विमर्श के मंच उपलब्ध कराना। तो जनसंचार के कई कार्यों में ये कार्य प्रमुख हैं। तो एक बार फिर से कि प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं कि पहला है सूचना देना, कि जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य होता है सूचना देना, और वे दुनिया भर की सूचनाएं इससे प्राप्त होती हैं। फिर शिक्षित करना, कि जनसंचार माध्यम सूचनाओं के जरिए लोगों को जागरूक बनाते हैं। फिर है मनोरंजन करना, जनसंचार माध्यम मनोरंजन के साधन है। अब इस मनोरंजन के साधन में जैसे टीवी, सिनेमा, रेडियो, वीडियो, किताबें आदि मनोरंजन के प्रमुख साधन हैं। फिर एजेंडा तय करना, यानी जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय करते हैं और खास घटना या मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं और घटनाओं पर व्यापक कवरेज देते हैं। इसी तरह से सरकारी लोकतांत्रिक समाज में जनसंचार माध्यम सरकार तथा संस्थान के कार्यों की निगरानी करते हैं तथा विचार विमर्श का मंच उपलब्ध कराते हैं। फिर है भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास। तो भारत में जनसंचार माध्यमों का इतिहास बहुत पुराना है और इसकी शुरुआत पौराणिक काल में जो विभिन्न जो पात्र हैं, जो मिथकीय पात्र हैं जिनको हम कहानी से सुनते हैं, उन पात्रों में भी जनसंचार के शुरुआती जो बीज हैं वो मिल जाते हैं। और भारत में सबसे पहले समाचार वाचक देवर्षि नारद को कहा जाता है और देवर्षि नारद ही भारत के पहले समाचार वाचक माने जाते हैं। इसी तरह से इतिहास भी भरा पड़ा हुआ है जिसमें कई प्रमाण हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, सम्राट अशोक, इनके शासनकाल में भी संदेशों के लिए संदेशों को शिलालेखों और तथा कच्ची स्याही तथा रंगों से संदेश लिखने की व्यवस्था की गई थी। इसी तरह से भीमबेटका में गुफा चित्र है जो इसके प्रमाण हैं। साथ ही साथ कठपुतली और लोक नाटकों की विविध शैलियाँ भी जो है दिखाई देती हैं। तो भारत में विभिन्न हिस्सों में जो प्रचलित नाट्य रूप थे, जैसे कथावाचन, बाउल, सांग, रागनी, तमाशा, लावनी, नौटंकी आदि, ये सब विशेष महत्व रखते हैं जो भारत में विभिन्न साधन थे। अब आधुनिक जनसंचार माध्यम जो है, उनमें आधुनिक जनसंचार माध्यम जो वर्तमान रूप में प्रचलित हैं, जो प्रमुख हैं, उनमें सबसे प्रमुख है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा और इंटरनेट। और इन्हीं माध्यमों के जरिए जो सामग्री आज जनता तक पहुंच रही है वह राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो जनसंचार माध्यमों में वर्तमान में प्रमुख रूप हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा और इंटरनेट।
तो सबसे पहले समाचार पत्र पत्रिकाएं, अब इनका संक्षिप्त परिचय है कि समाचार पत्र पत्रिकाएं जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी हैं और ये विशाल दर्शक वर्ग को अपनी ओर आसानी से खींचती हैं। लेकिन आज जो रेडियो और टेलीविज़न का विकास हो गया है, रेडियो और टेलीविज़न की ताकत आज ज़्यादा मानी जा रही है। तो समाचार पत्र पत्रिकाएं, भारत में जो अखबार शुरू हुआ था, अखबारी पत्रकारिता, उसमें भारत में अखबारी पत्रकारिता की पत्रिका की शुरुआत सन 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी ने की थी और उनके बंगाल गजट अखबारी पत्र से हुई थी। तो भारत में अखबारी पत्रिका की शुरुआत सन 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुई थी, जो कोलकाता से यह समाचार पत्र निकला था। और हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड, यह भी कोलकाता से ही सन 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकला था। और हिंदी भाषा के विकास में शुरुआती अखबारों और पत्रिकाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसमें सबसे आगे भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम सबसे सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने कई पत्रिकाएं निकाली थीं और आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, तो भारतीय समाचार पत्रों ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं ने लोगों को जागरूक बनाने के लिए एक पत्रकार की भूमिका निभाए थे। और गांधी जी को तो उस समय में सबसे बड़ा पत्रकार हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर अनेक ऐसे लेखक और कवि हुए जिन्होंने आज़ादी से पहले अपनी पत्रकारिता से देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसमें गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबूराव, विष्णुराव पराड़कर, प्रताप नारायण, शिवपूजन सहाय, राम वृक्ष बेनीपुरी, बाल मुकुंद आदि प्रमुख हैं। फिर उस समय जो प्रचलित अखबार और पत्रिकाएं थीं, उनमें केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रताप, प्रदीप आदि प्रमुख पत्रिकाएं थीं। तो स्वतंत्र भारत में कई प्रमुख समाचार पत्र हैं, जिसमें आज़ादी के बाद प्रमुख हिंदी अखबारों में नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण आदि प्रसिद्ध समाचार पत्र हैं। और जो पत्रिकाएं हैं उनमें धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, इंडिया टुडे और आउटलुक का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। तो अगला है जनसंचार, ये था समाचार पत्र पत्रिकाओं का के विषय में। अब अगला है जनसंचार माध्यम रेडियो। तो पत्र पत्रिकाओं के बाद जिस माध्यम ने दुनिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वह है रेडियो। और जब 1895 में इटली के जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जी मार्कोनी, उन्होंने वायरलेस के जरिए ध्वनियों और संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की और तब उसी समय रेडियो जैसा माध्यम अस्तित्व में आया। और पहले विश्व युद्ध का जो समय था उसमें सूचनाओं के आदान प्रदान में रेडियो जो है एक महत्वपूर्ण औजार था। और भारत में रेडियो की शुरुआत 1892 में हुई और 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग था उसके सहयोग से एक संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया था। और 1936 में विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई। और आज़ादी के बाद भारत में रेडियो एक बेहद ताकतवर माध्यम के रूप में विकसित हुआ था। तो रेडियो भी जनसंचार का सबसे प्रमुख माध्यम है। अब रेडियो एक ध्वनि माध्यम है, इसमें ध्वनि सुनाई देती है, तो यह एक ध्वनि माध्यम है जिसकी तात्कालिकता, घनिष्ठता और प्रभाव के कारण गांधी जी रेडियो को एक अद्भुत शक्ति कहते थे और जो ध्वनि तरंगों के माध्यम से देश के कोने कोने तक समाचार पहुंचाता है। तो पहले दूर दराज के गांव में जहां संचार और मनोरंजन के अन्य साधन नहीं होते थे, तो वहां पर रेडियो नहीं होते हैं, वहां पर रेडियो ही एकमात्र ऐसा साधन है जो बाहरी दुनिया से लोगों को जोड़ देता है।
और अखबार और टेलीविज़न की तुलना में रेडियो एक बहुत सस्ता माध्यम है। फिर अगला माध्यम है टेलीविज़न। तो आज टेलीविज़न जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम है और प्रिंट मीडिया के शब्द और रेडियो की ध्वनियों के साथ साथ टेलीविज़न में दृश्य भी मिलता है। यानी टेलीविज़न में शब्द, ध्वनि और दृश्य तीनों का संयोग है और इसके कारण सूचना की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। यानी टेलीविज़न में आने वाली सूचनाएं बहुत विश्वसनीय मानी जाती हैं। तो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के अंतर्गत 15 सितंबर 1959 को हुई थी और इसका मकसद टेलीविज़न के जरिए शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोन्नत करना था। तो टेलीविज़न के उद्देश्य निम्नलिखित हैं, जो कि टेलीविज़न का उद्देश्य है सामाजिक परिवर्तन लाना, परिवार कल्याण को प्रोत्साहन देना, सामाजिक विकास का कार्य करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, कृषि का विकास करना, खेल संस्कृति का विकास करना, पर्यावरण संरक्षण करना, सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन देना आदि। तो टेलीविज़न भी सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का एक बहुत विश्वसनीय माध्यम है। अगला माध्यम है सिनेमा। तो सिनेमा को सबसे लोकप्रिय जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम सिनेमा है, जबकि हालांकि यह जनसंचार के अन्य माध्यमों की तरह सीधे तौर पर सूचना देने का काम नहीं करता, लेकिन परोक्ष रूप से सूचना, ज्ञान और संदेश देने का काम करता है। तो सिनेमा के आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन उनको दिया जाता है और सबसे पहले जो 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी थी जिसका नाम था द अराइवल ऑफ ट्रेन। और इसके बाद भारत में जो है इसके बाद यूरोप और अमेरिका में भी कई अच्छी फिल्में बनी थी। भारत में पहली मूक फिल्म में बनी थी। मूक फिल्म, इसमें सिर्फ अभिनय था, डायलॉग नहीं थे। तो भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहब फाल्के को जाता है और यह फिल्म 1913 में बनी थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। इसके बाद 2 दशकों तक कई और मूक फिल्में बनी। फिर इसके बाद 1931 में पहली बोलती हुई फिल्म बनी जिसका नाम था आलम आरा और इसके बाद बोलती हुई फिल्मों का दौर शुरू हो गया। तो फिल्म भी जो है वह जनसंचार का एक सशक्त माध्यम है और सबसे आधुनिक समय में सबसे जो तेजी से लोकप्रिय होने वाला एक और माध्यम है वह माध्यम है इंटरनेट। तो आज के समय का सबसे लोकप्रिय माध्यम इंटरनेट। तो इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया और सबसे तेजी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम है। तो यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण इसके अंदर विद्यमान हैं और इंटरनेट की पहुँच दुनिया के कोने कोने तक है और इसकी रफ्तार तो इतनी तेज़ है कि इसकी रफ्तार का कोई जवाब नहीं है। सारे इस इंटरनेट में सारे जितने भी माध्यम हैं सब इसके अंदर समाये हुए हैं और इंटरनेट से हम दुनिया के किसी भी कोने में छपने वाली अखबार या पत्रिका में छपी सामग्री को पढ़ सकते हैं। इसमें रेडियो सुन सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं और विश्व में जो करोड़ों पन्नों में जो भी सामग्री अंकित है, जिस सामग्री का भी वर्णन किया गया है, उन पन्नों में से पल भर के लिए में ही हम अपने मतलब की सामग्री खोज सकते हैं। तो इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया और सबसे लोकप्रिय हो रहा माध्यम है। तो ये थे जनसंचार के माध्यम। अब जनसंचार माध्यमों का प्रभाव। तो जनसंचार के माध्यमों का प्रभाव हम पर बहुत विशेष रूप से पड़ रहा है। आज संचार प्रधान समाज में जनसंचार माध्यमों के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि संचार माध्यमों का हमारी जीवन शैली पर बहुत बड़ा असर है। आज हम सुबह अखबार पढ़ते हैं, रोज़मर्रा की खबरें टीवी और रेडियो पर सुनते हैं। हमारी जो युवा पीढ़ी है वह सूचनाओं का आदान प्रदान इंटरनेट से करती है। जो
जो खरीदने बेचने के फैसले हैं उन पर विज्ञापन का असर साफ दिखाई देता है। और यहाँ तक कि टिकट बुक कराना, टेलीफोन का बिल जमा करना, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए भी इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है। तो फुर्सत के जब हम खाली समय में होते हैं तो टीवी और सिनेमा पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों और फिल्मों के जरिए हम अपना मनोरंजन करते हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जनसंचार माध्यमों ने लोगों को सचेत और जागरूक बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। अब इसका जो सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, इसके साथ साथ इसका नकारात्मक प्रभाव भी लोगों के जीवन पर पड़ा है। और जनसंचार माध्यमों के बिना आज सामाजिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो ऐसे में यह जरूरी है कि हम जनसंचार माध्यमों से प्रसारित और प्रकाशित सामग्री को एक सही तरीके से ग्रहण करें और सक्रिय तरीके से सोच विचार करके और आत्मालोचन करके, यानी सही और गलत को समझते हुए, इन सब का विश्लेषण करते हुए हम जनसंचार सामग्री को स्वीकार करें। और हमें एक जागरूक पाठक बनना चाहिए, इसके साथ साथ एक जागरूक दर्शक और श्रोता बनना है। और हमें अपनी आँखें, कान और दिमाग हमेशा खुले रखना चाहिए। और साथ ही साथ जो हमारे जीवन में सकारात्मकता ला सकती है, ऐसे ही जनसंचार सामग्री को हमें ग्रहण करना चाहिए। तो यह था जनसंचार माध्यम। तो आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।